आज के इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो मतलब हमें समय के पन्नों में हजारों साल पीछे ले जाएगा। बिल्कुल। और ये सफर कोई मामूली सफर नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों को समझने की एक कोशिश है। सही कहा। तो आज हमारे पास जानकारी का एक बहुत ही शानदार स्टैक है। हमने ऐतिहासिक शोध पत्रों, पुरातात्विक रिपोर्टों और बाइजू और विजन आईएस के विस्तृत शैक्षिक नोट्स को खंगाला है। हाँ, और कुछ बहुत ही रोचक सामान्य ज्ञान के दस्तावेज भी स्टैक में शामिल हैं। इन्हीं सबको मिलाकर आज हम इस महान सभ्यता की गहराइयों में उतरेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ साफ कर दूं कि हमारा मकसद सिर्फ कुछ पुरानी तारीखें या खंडहरों के नाम रटना बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारा असली लक्ष्य ये समझना है कि आज से लगभग 5000 साल पहले वो लोग असल में कितने आधुनिक थे। उनके इंजीनियरिंग के अचूक तरीके क्या थे? और सबसे जरूरी बात ये कि इतनी विशाल और शानदार सभ्यता आखिर अचानक से खाली क्यों हो गई। तो चलिए एकदम बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जब हम अतीत की बात करते हैं तो अक्सर दो शब्द सुनने को मिलते हैं, इतिहास और प्रागइतिहास। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। तो इन दोनों के बीच की वो कौन सी बारीक रेखा है जो इन्हें अलग करती है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है लिखित साक्ष्य, मतलब लिखे हुए रिकॉर्ड्स। प्रागइतिहास उस कालखंड को कहते हैं जब इंसानों ने लिखना नहीं सीखा था। मतलब पत्थरों के औजारों या गुफाओं की चित्रकारी वाला युग? एकदम सही। उस दौर की जानकारी हमें केवल खुदाई में मिली हड्डियों और बर्तनों से मिलती है। वहीं इतिहास की शुरुआत तब मानी जाती है जब हमारे पास इंसानी समाज के लिखित दस्तावेज मौजूद होते हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। और यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का मामला बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि उनके पास अपनी एक पूरी लिपि थी। बिल्कुल। और ये कोई साधारण लिपि नहीं थी। हमारे स्रोतों के अनुसार ये एक भावचित्रात्मक लिपि थी और इसे लिखने का तरीका बहुत ही अनूठा था, जिसे वाउस्ट्रफिडम कहा जाता है। इस शब्द को अगर हम थोड़ा सरल करें तो इसका मतलब है एक ऐसी लिखाई जो पहली पंक्ति में दाएं से बाएं चलती है और दूसरी पंक्ति में बिना कलम उठाए बाएं से दाएं वापस आती है। ठीक वैसे ही जैसे खेत में हल चलाते समय बैल मुड़ते हैं। ये तकनीक ही अपने आप में कितनी व्यवस्थित लगती है। पता है, इस लिपि में कुल 64 मूल चिन्ह थे और गीली मिट्टी पर नुकीली लकड़ी से इन्हें उकेरा जाता था। और एक तथ्य जो बहुत हैरान करता है वो ये कि इन चिन्हों में सबसे ज्यादा बार जिस आकार का इस्तेमाल हुआ है वो एक मछली का आकार है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आधुनिक इंसान इतने सुपर कंप्यूटर बनाने के बाद भी आज तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। यही वो बिंदु है जो इस सभ्यता को एक रहस्यमयी आकर्षण देता है। चूंकि हम उनकी भाषा या उनके कानूनों को पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमें उनके पूरे समाज को सिर्फ उन निर्जीव चीजों के जरिए समझना पड़ता है जो वे पीछे छोड़ गए हैं। जब हम उनके छोड़े हुए निशानों की बात करते हैं तो इस सभ्यता की खोज की कहानी भी बड़ी नाटकीय है। बहुत नाटकीय। 1920 के दशक तक दुनिया को इस सभ्यता का अंदाजा ही नहीं था। सब ये मानते थे कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। ये सच में इतिहास का एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जमीन के नीचे एक पूरी महानगरीय सभ्यता दबी हुई है। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। और अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के खंडरों को दुनिया के सामने ला दिया। इन दोनों शहरों की संरचनाओं को देखकर तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1924 में जब इसकी आधिकारिक घोषणा की तो दुनिया का इतिहास ही बदल गया। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी जिसका उन्होंने पर्दाफाश किया था। अगर हम इसके आकार को देखें तो ये एक विशाल त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली थी। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। ये आंकड़ा ही अपने आप में विशाल है। इस पैमाने को समझना बहुत जरूरी है। ये उत्तर में कश्मीर के मांदा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली थी और पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगेंडोर तक। बिल्कुल। अगर इसकी तुलना हम उस समय के मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से करें तो सिंधु घाटी सभ्यता उन दोनों से कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। इतने बड़े इलाके में फैले होने के बावजूद जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है उनकी एकरूपता और उनका नगर नियोजन। उनका टाउन प्लानिंग तो शहरी इंजीनियरिंग का मास्टर क्लास था। आज के समय में हमारे शहरों में ट्रैफिक और बेतरतीब निर्माण एक आम समस्या है,
लेकिन उन लोगों ने हजारों साल पहले ही ग्रिड सिस्टम का आविष्कार कर लिया था। ग्रिड सिस्टम कोई साधारण चीज नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्रीय योजना और सटीक गणित की जरूरत होती है। जहां मुख्य सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थीं। ऐसा लगता है जैसे शहर की एक भी ईंट रखने से पहले किसी मास्टर आर्किटेक्ट ने कागज पर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया हो। ईंटों से याद आया, उनके निर्माण कार्य में पक्की ईंटों को जोड़ने के लिए इंग्लिश बॉन्ड तकनीक का इस्तेमाल होता था। इस तकनीक की बारीकी को समझना दिलचस्प है, जिसमें ईंटों के कतार को लंबाई में बिछाया जाता है और उसके ठीक ऊपर वाली कतार में ईंटों को चौड़ाई में रखा जाता है। इससे दीवारों की मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। आज भी आधुनिक चिनाई में इसे सबसे मजबूत माना जाता है। और इसी वजह से भूकंप जैसी आपदाओं में भी उनकी दीवारें आसानी से नहीं गिरती थीं। शहरों की बसावट को लेकर भी उनका एक स्पष्ट नजरिया था। ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे हुए मिले हैं, सिटाडेल और निचला शहर। सिटाडेल अमूमन शहर के पश्चिमी हिस्से में एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, जहां प्रशासनिक भवन और बड़े अन्नागार मिले हैं। वहीं निचला शहर वो इलाका था जहां आम जनता के रिहायशी मकान होते थे। हालांकि ये ढांचा हर जगह एक जैसा नहीं था। गुजरात का धौलावीरा इस मामले में बहुत अलग है। हाँ, वो शहर 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बंटा हुआ था और पत्थर की भारी दीवारों से घिरा हुआ था। वास्तुकला की इन बड़ी इमारतों से अलग हटकर अगर हम उनके दैनिक जीवन पर गौर करें, तो प्राइवेसी और साफ सफाई को लेकर उनका जो जुनून था वो अद्भुत था। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है हमारे लिए। आज हम चाहते हैं कि हमारे घरों के दरवाजे चौड़ी सड़क की तरफ खुलें, लेकिन सिंधु घाटी के लोग बिल्कुल अलग सोचते थे। उनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं बल्कि पीछे की छोटी गलियों में खुलते थे। इसके पीछे का कारण भी बहुत व्यावहारिक था। मुख्य सड़क पर बैलगाड़ियों की वजह से धूल और शोर होता था। पीछे की तरफ दरवाजे खोलने से उनके घर शांत और धूल मुक्त रहते थे। हालांकि लोथल में इसका एक अपवाद भी मिलता है, जहां कुछ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और साफ सफाई की जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी वो तो कांसी युग में कहीं और देखने को ही नहीं मिलती। हर घर में अपना एक कुआं और स्नानागार होता था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके पास ढकी हुई भूमिगत नालियों से जुड़े आधुनिक फ्लश जैसे शौचालय थे। जल निकासी की ये इंजीनियरिंग बेमिसाल थी। गंदा पानी पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई मुख्य नालियों में जाता था, जिनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल बने हुए थे ताकि उनकी सफाई की जा सके। और तो और सड़कों के चौराहों पर कचरा फेंकने के लिए सार्वजनिक कचरा पात्र भी रखे गए थे। ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है कि जिस साफ सफाई के स्तर को हासिल करने के लिए हम आज संघर्ष कर रहे हैं, वे लोग हजारों साल पहले उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके थे। सार्वजनिक सुविधाओं में मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार भी एक बेहतरीन नमूना है, जिसे जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। इसके तल को पानी रिसने से रोकने के लिए डामर का लेप लगाकर वाटरप्रूफ बनाया गया था, और इसके किनारों पर कपड़े बदलने के लिए अलग से कमरे भी बने हुए थे। इसी तरह अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास विशाल अन्नागार थे, जिनका डिजाइन ऐसा था कि हवा का प्रवाह बना रहे। ये अन्नागार एक तरह से उनकी मजबूत अर्थव्यवस्था और बेहतरीन फूड सप्लाई चेन का प्रमाण है। उनके दैनिक जीवन से जुड़े जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं, वे बताते हैं कि वे सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि एक शानदार जीवन जी रहे थे। बनवाली में खुदाई के दौरान कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें मिली हैं। हाँ, 2750 से 2500 ईसा पूर्व के स्तर पर पूरा वनस्पति विज्ञानियों को शिकाकाई, आंवला और रीठा का मिश्रण मिला है। यानी वे लोग उस जमाने में बालों की देखभाल के लिए हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे थे। और चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी समझ और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। 7000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ से दांतों के इलाज के ठोस प्रमाण मिले हैं। खुदाई में ऐसे दांत मिले हैं जिनमें बहुत ही सटीक छेद किए गए थे। ये उन्होंने कैसे किया होगा? शोध से पता चला कि इसके लिए उन्होंने एक बो ड्रिल का इस्तेमाल किया था। ये धनुष के आकार का एक उपकरण होता है जिसकी डोरी को घुमाकर नुकीले पत्थर से ड्रिल किया जाता था। ये दर्शाता है कि उनके पास मानव शरीर रचना की गहरी समझ थी। इंजीनियरिंग में सिर्फ इमारतें ही नहीं, उनके औजार भी बहुत आधुनिक थे। लकड़ी या सीप काटने के लिए उन्होंने सर्कुलर आरी का आविष्कार कर लिया था। और लोथल में मिला दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड उनकी समुद्री इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। उस डॉकयार्ड को बनाने के लिए उन्हें समुद्र के ज्वार भाटे का सटीक गणितीय ज्ञान रहा होगा। तभी वे जहाजों को सुरक्षित रूप से गोदी तक ला पाते थे। इन सब भारी भरकम चीजों के अलावा वे कला और फैशन के भी बहुत शौकीन थे। सीप से बने बटन, जो शुरुआत में सिर्फ सजावट के लिए थे,
और मोहनजोदड़ो से जो तांबे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, वो धातु विज्ञान का एक मास्टरपीस है। इस मूर्ति को बनाने के लिए उन्होंने लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। इस प्रक्रिया में पहले मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है, फिर उस पर चिकनी मिट्टी का लेप लगा के पकाया जाता है, जिससे अंदर का मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है। और जो मिट्टी का खाली सांचा बचता है उसमें पिघला हुआ तांबा डाल दिया जाता है। इतनी जटिल प्रक्रिया। कपड़ों के मामले में भी वे बहुत आगे थे। सूती कपड़ों पर रंग पक्का करने के लिए उन्होंने मॉडर्न तकनीक विकसित कर ली थी। इसके अलावा हड़प्पा में तांबे के औजारों पर पश्मीना जैसे बेहद बारीक ऊन के रेशे भी मिले हैं। मतलब वे केवल सूती कपड़े नहीं पहनते थे, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले ऊन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। उनके जीवन में मनोरंजन का भी पूरा स्थान था। बच्चों के लिए मिट्टी की गाड़ियां, झुनझुने और कंचे मिले हैं। बड़ों के मनोरंजन के लिए पासे और मुर्गों की लड़ाई के साक्ष्य मिले हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिट्ठू या सेवन स्टोन्स जैसा खेल जो आज भी बच्चे खेलते हैं, इसी सभ्यता की देन माना जाता है। अगर इस पूरी सभ्यता पर गहराई से विचार किया जाए तो एक बहुत ही असामान्य बात सामने आती है। वो क्या? मिस्र या मेसोपोटामिया में हमें बड़े बड़े महल, विशाल मंदिर और युद्ध के भयानक हथियारों का जखीरा मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ये बिल्कुल सही है। खुदाई में ना तो तलवारें मिली हैं, ना ही भारी ढालें या युद्धरथ। कुछ मामूली कुल्हाड़ियां मिली हैं जो शायद शिकार के थीं। तो क्या वे लोग युद्ध नहीं करते थे? कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जो एक बड़े संगठित सैन्य बल की ओर इशारा करे। ये एक बेहद शांत और अहिंसक समाज था। तो इतने बड़े इलाके का प्रशासन कौन चलाता था? कोई राजा नहीं था? माना जाता है कि सत्ता किसी तानाशाह राजा के हाथ में नहीं थे। ये शायद व्यापारियों का शासन था, जिनका पूरा ध्यान व्यापार और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर था। शिक्षा को लेकर भी उनका नजरिया बहुत व्यापक था। धौलावीरा की खुदाई में एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला है। लकड़ी के एक बड़े तख्ते पर जिप्सम से बने 10 बड़े सफेद अक्षर जड़े हुए थे। अगर शहर के मुख्य द्वार पर इतना बड़ा बोर्ड लगा था, तो इसका मतलब है कि साक्षरता सिर्फ कुछ पुजारियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आम जनता भी पढ़ना जानती थी। धौलावीरा अपने जल प्रबंधन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध हैं। कच्छ जैसे इलाके में जहां बारिश कम होती है, वहां उन्होंने बारिश के पानी को सहेजने के लिए पत्थरों को काटकर विशाल जलाशय और बांध बनाए थे। बेहतरीन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। यहीं पर दुनिया के सबसे पुराने स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं, जहां दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इन सब उपलब्धियों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल मन में उठता है कि इतनी व्यवस्थित और आधुनिक सभ्यता का अंत कैसे हो गया? दशकों तक तो इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया जाता रहा कि आर्यों ने बाहर से आकर हमला किया और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। मोहनजोदाड़ो की सड़कों पर मिले कुछ बिखरे हुए कंकालों को इस थ्योरी का आधार बनाया गया था। लेकिन आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व ने इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया है। क्योंकि किसी भी सामूहिक नरसंहार या युद्ध के हथियारों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वो कंकाल असल में अलग अलग समय काल के पाए गए हैं। कुछ पुरानी थ्योरीज ये भी मानती थीं कि शायद भयंकर बाढ़ आई होगी या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। लेकिन हाल ही में हुए एक नए और बेहद प्रामाणिक शोध ने इस पूरी पहेली को एक नया ही आयाम दे दिया है। यह नया शोध प्रशांत महासागर और जलवायु परिवर्तन के आपसी संबंध पर आधारित है। जब वैज्ञानिकों ने गुफाओं के अंदर बने स्टैलेग्माइट और सूखी हुई झीलों के तलों के डेटा का विश्लेषण किया, तो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर सामने आई। इस डेटा के अनुसार 3000 से 2475 ईसा पूर्व के बीच प्रशांत महासागर में ला नीना जैसी स्थितियां थीं। महासागर का पानी ठंडा था, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत अच्छी बारिश होती थी। यही वो सुनहरा दौर था जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। लेकिन फिर प्रकृति ने करवट ली। प्रशांत महासागर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिससे मानसून का चक्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। बारिश में 10 से 20% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई और आसपास के तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। आज की दुनिया में हम 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने की चेतावनी पर घबराए हुए हैं। जरा सोचिए, उस समय महज आधी डिग्री की वृद्धि ने ही कितनी बड़ी तबाही ला दी होगी। शोध बताते हैं कि 2425 से 1400 ईसा पूर्व के बीच 4 बहुत बड़े और भयानक सूखे पड़े। इनमें से हर एक सूखा कम से कम 85 सालों तक चला। और सबसे भयानक सूखा तो 1733 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, जो लगातार 164 सालों तक चलता रहा। मतलब पीढ़ियों की पीढ़ियां बिना अच्छी बारिश के पैदा हुईं और मर गईं। नदियां सूखने लगीं और पानी के स्रोत खत्म हो गए। व्यापार का जलमार्ग भी बंद हो गया। लेकिन सिंधु घाटी के लोग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे।
उन्होंने इस भयानक जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने की पूरी कोशिश की। पानी की कमी होने पर उन्होंने अपनी खेती का पूरा पैटर्न बदल दिया। ज्यादा पानी वाली फसलों जैसे गेहूं और जौ को छोड़कर उन्होंने सूखे में उगने वाले बाजरे को अपना लिया। और अंततः पानी की भारी कमी के कारण उन्हें अपने उन विशाल और योजनाबद्ध शहरों को छोड़ना पड़ा। वे बड़े शहरों से निकलकर हिमालय की तलहटी और छोटी ग्रामीण बस्तियों में जाकर बसने लगे, जिसे हम एक तरह का डी-अर्बनाइजेशन या शहरीकरण कह सकते हैं। इस पूरी कहानी को देखने के बाद ये समझ आता है कि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। बिल्कुल। और इस मोड़ पर मैं श्रोताओं के सामने एक बहुत ही गहरा विचार रखना चाहूंगा, जो हमारे इतिहास को देखने के नजरिए को शायद हमेशा के लिए बदल दे। वो विचार क्या है? क्योंकि हम आज तक उनकी लिपि नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए इतिहासकार अक्सर उन खाली पड़े शहरों को देखकर ये मान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया या वे हार गए। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। लेकिन अगर इस पर एक अलग नजरिए से विचार किया जाए तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बुद्धिमान और वैज्ञानिक सोच वाले लोगों ने पर्यावरण के इस भयानक बदलाव को बहुत पहले ही भांप लिया हो? मतलब उन्होंने देख लिया था कि नदियां सूख रही हैं और इन विशाल कंक्रीट जैसे शहरों को बनाए रखना अब मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। इसलिए संसाधनों के लिए आपस में लड़कर मरने के बजाय उन्होंने जानबूझकर एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत उन शहरों को खाली किया, अपनी फसलों को बदला और खुद को एक नए सांचे में ढाल लिया। इसलिए शायद उनका वो तथाकथित पतन प्रकृति से हारना नहीं था, बल्कि अस्तित्व को बचाए रखने का और सस्टेनेबिलिटी का एक मास्टर क्लास था। उन्होंने अपने शहर छोड़े ताकि उनकी सभ्यता और उनके लोग जिंदा रह सकें। ये खाली शहर कमजोरी का नहीं, बल्कि दूरदृष्टि और समझदारी का सबसे बड़ा प्रतीक भी हो सकते हैं। एकदम सही। आज के इस दौर में जहां जलवायु परिवर्तन हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, सिंधु घाटी सभ्यता की ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख है। बिल्कुल, यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस जानकारी को पचाने के लिए थोड़ा समय लीजिए, क्योंकि